राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभिवाक एवं संस्वीकृति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्ली एंड कन्फेशन। ऐसे तो सीआरपीसी में बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। एक प्ली एंड प्ली बार्गेनिंग में डिफरेंस क्या है, अभिवाक एवं अभिवाक सौदेबाजी में क्या अंतर है, ठीक है। अरेस्ट वारंट एंड अवेलेबल वारंट में क्या डिफरेंस है। बहुत तरह के हर एक टॉपिक पे मैं समझाऊंगा, जरूर वीडियो ले करके आप लोगों को सामने आऊँगा, बताऊंगा। अब एक बार में तो सब संभव नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हर सीआरपीसी के हर एक प्रोविजन को आपको एक कहानी के रूप में पता होनी चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी एक कहानी है, ध्यान रखना। सीआरपीसी एक कहानी है, तो कहानी आपको पता होनी चाहिए। अगर कहानी पता हो गया तो सीआरपीसी आपके लिए आसान हो जाएगा। हाय कुछ नहीं, पूरी सीआरपीसी एक कहानी है, क्रिमिनल मामले की एक प्रोसीडिंग है, ठीक है। ये प्रोसीडिंग कैसे काम करती है, जब मैं कोई भी नया बैच शुरू करता हूं तो स्टार्टिंग का 2 से 3 क्लास में पूरी कहानी को समझाता हूं। खैर चलिए, आज मैं लोग यहाँ अंतर करेंगे अभिवाक एवं संस्वीकृति में अंतर। एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे तैयारी के फील्ड में आना चाहते हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी जिस भी संस्थान में वो तैयारी कर रहे हों, पूरे दृढ़ शक्ति के साथ तैयारी में लग के करें। एक एक पल अपना गंवाएं नहीं गलत तरीके से, क्योंकि इस कंपटीशन इस फील्ड का बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छे, बहुत अच्छे एवं योग्य व्यक्ति आ रहे हैं। उन बच्चों का भी इधर अब इंटरव्यू शुरू हो गया है, जो योग्य बच्चे दूसरे फील्ड में जा रहे थे। जो एक पुरानी कहावत थी कि जो कुछ नहीं कर पाया वो एडवोकेसी कर रहा है, यानी एलएलबी कर रहा है, वो कहावत बदल चुकी है अब। इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कहीं कर रहे हैं, चाहे वो अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्वयं से अध्ययन कर रहे हैं, या किसी भी संस्थान में दाखिला लिए हुए हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करें। और जहाँ भी तैयारी कर रहे हों वहाँ भी चुनाव भी बहुत अच्छे से करें, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। चलिए, अभिवाक संस्वीकृति में अंतर एवं अभिवाक एवं संस्वीकृति में अंतर क्या है, इस पे चर्चा जरूर करूंगा आज मैं, कि जब वीडियो ही इसी टॉपिक पे है मेरा। अभिवाक एवं संस्वीकृति में अंतर। देखिए, अभिवाक शब्द का उल्लेख ट्रायल के चैप्टर्स में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ट्रायल्स के चैप्टर में, अध्याय 18, 19, 20, 21 में आपको अभिवाक शब्द मिलेगा। संस्वीकृति आपको मेन इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा। कन्फेशन, जो कन्फेशन शब्द डिफाइन भी नहीं किया गया, अभिवाक शब्द भी डिफाइन नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। यद्यपि कन्फेशन शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम जो है सर जेम्स स्टीफन ने दी थी, जिस परिभाषा को जो है यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि वो एडमिशन की ही परिभाषा को उन्होंने कन्फेशन की परिभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया था, जिसमें दोष आरोपी व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार नहीं करता था एग्जैक्ट, बल्कि अनुमान इंगित करने वाले स्टेटमेंट को भी कन्फेशन मान लिया गया था, जिसे गलत माना गया। फिर पीएन स्वामी के केस में 1939 में जो है लॉर्ड एटकिन महोदय ने अपनी एक अलग से परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अपराध को या अपराध के अनावश्यक तत्वों को स्वीकार करने की बात कही, जिससे अपराध का गठन होता है, जिसको अब जो है संस्वीकृति कहा गया। साथ ही साथ इसी परिभाषा को हमारे देश में यानी भारत में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई परिभाषा संस्वीकृति पे नहीं दी है, लेकिन पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड एटकिन के द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। अभिवाक शब्द तो कहीं परिभाषित ही नहीं है। फिलहाल चलिए इस पे हम लोग अध्ययन करते हैं। एक बात मैं जरूर बता दूं बच्चों से, जब भी आप डिफरेंस एग्जाम में आए लिखने के लिए तो सिमिलरिटी भी जरूर लिखिए, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरिटी भी आपको लिखना ही लिखना है हर हालत में। अगर आप सिमिलरिटी लिखते हैं तो दूसरों से आप 20 हो जाएंगे, वो आपसे 19 ही रह जाएंगे, ध्यान रखना। कन्फेशन और अभिवाक में अंतर तो हर कोई लिखेगा, लेकिन सिमिलरिटी कोई नहीं लिखता है, ठीक। अब जैसे अभिवाक एवं संस्वीकृति में अगर सिमिलरिटी लिखना हो तो मैं आपको कैसे लिखाऊंगा कि यद्यपि अभिवाक एवं संस्वीकृति दोनों ही न्यायालय के समक्ष किए जा सकते हैं, ठीक है।
या किए जाते हैं। सामान्यतः आप लिख लीजिए कि यहाँ पे कि यद्यपि सामान्यतः अभिभावक एवं संस्वीकृति दोनों न्यायालय के समक्ष किए जाते हैं, दोनों की साक्ष्यिक मूल्य अधिकतम होता है, अर्थात दोनों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। दोनों ही अभिभावक या संस्वीकृति ने दोनों ही अपराध किए जाने के बाद किए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि अभिभावक एवं संस्वीकृति में अंतर की जब चर्चा हम करेंगे तो अंतर क्या है दोनों में। तो अभिभावक हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अभिभावक हमेशा न्यायालय के समक्ष होता है। अभिभावक हमेशा न्यायालय के समक्ष होता है। ये जिस न्यायालय को आरोप का विचारण करने का अधिकार दिया गया उसी न्यायालय के समक्ष होता है। अभिभावक हमेशा ट्रायल के दौरान होता है। अभिभावक पर न्यायालय दोष सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं होता है। अभिभावक पर न्यायालय चाहे तो स्व विवेकानुसार अपने कारणों को अवलिखित करते हुए दोष सिद्ध भी कर सकता है। अभिभावक पर दोष सिद्ध किए जाने के बाद उसकी कोई अपील नहीं होती है। संस्वीकृति पे भी दोष सिद्ध की गई है तो कोई अपील नहीं होती है, ध्यान रखना। तो सिमिलरिटी में ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि अभिभावक एवं संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो अभिभावक, अब प्रश्न संस्वीकृति किसे कहेंगे। संस्वीकृति ये किसी के समक्ष भी की जा सकती है। संस्वीकृति किसी के समक्ष भी की जा सकती है, यानी वो चाहे पुलिस अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या न्यायालय हो, ठीक। लेकिन संस्वीकृति सुसंगत के साथ साथ विसंगत भी होती है। अभिभावक जो है विसंगत नहीं होता, ये हमेशा सुसंगत होता है, ध्यान के रेलिवेंट होता है। संस्वीकृति विसंगत भी होती है। कब विसंगत होती है, आपने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 24 में, धारा 25 में और कुछ दशाओं में धारा 26 में आपने पढ़ा है। सुसंगत कब होता है, धारा 26 में कुछ दशाओं में, 27 में, 28 में और 29 में इसे सुसंगत माना गया है। संस्वीकृति जांच विचारण से पूर्व होता है, लेकिन अभिभावक हमेशा ट्रायल के दौरान होता है। तो जो मैं अंतर आपको बताया ये अंतर बहुत कीमती है, ठीक है, कि अभिभावक हमेशा विचारण न्यायालय के समक्ष चार्ज फ्रेमिंग के बाद होता है। संस्वीकृति जांच विचारण अन्वेषण के दौरान होता है। कन्फेशन कब होता है, अन्वेषण के दौरान होता है, ठीक है। ये किसी के समक्ष हो सकता है, लेकिन अभिभावक सौदेबाजी केवल न्यायालय के समक्ष होती है। ये अभिभावक सौदेबाजी हमेशा सुसंगत होता है, सुसंगत के साथ साथ विसंगत भी हो सकता है। तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। अभिभावक पे आपने धारा पढ़ा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, धारा 229। जब 228 में सीआरपीसी का जो अध्याय 18 है, जब ट्रायल की शुरुआत होती है तो अध्याय 18 की धारा 228 में जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, जब तब 229 में न्यायालय अभियुक्त पर चार्ज लगाने के बाद उसको पढ़ के सुनाता, समझाता और पूछता है कि क्या इसे आप स्वीकार करते हो या नहीं। इसी तरह से आपको अध्याय 20 में, अध्याय 21 में भी ये धाराएं मिलेंगी अभिभावक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं समय समय पे जरूर डिफरेंस पे भी चर्चा करता रहूँगा और आप लोगों को इससे महत्वपूर्ण टिप्स देता रहूँगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अंतर के साथ साथ सिमिलरिटी भी जरूर 2 लाइन जरूर लिखें।